हेलो गाइस। 2 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नई खुशखबरी सभी युवाओं के लिए आई है और जो सभी युवाओं को जानने बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे बेरोजगार युवा जो अलग अलग एग्ज़ाम दे के एक सरकारी नौकरी की चाह में निरंतर प्रयासरत रहते थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नए एग्ज़ाम की व्यवस्था की है जिसका नाम दिया गया है CET, जो कि है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और कॉम वन वन नेशन वन एग्ज़ाम के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। अब हमें जानना होगा कि क्या है ये, इसका किस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाएगा, किस तरीके से इसके स्कोर्स रखे जाएंगे, क्या हम वापस अपीयर हो सकते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब के जवाब हम विभिन्न तरीके से देंगे, इन्हीं एक एक करके। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा कौन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि इसके लिए एक नई रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब इसको NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसको कहा जा रहा है, इसका गठन किया जाएगा और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट, ध्यान रखिए 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया जाएगा अगले 3 वर्षों में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी यह जो एग्ज़ाम होगा ये नॉन टेक्निकल पदों के लिए होगा। अब नॉन टेक्निकल पद वो होंगे जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस टाइप के पद नहीं होते हैं, और नॉर्मली जो C और D लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम कराए जाते हैं। अब इसमें मुख्यतः तीन जो डिपार्टमेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको ये DOPT की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है और DOPT के द्वारा ही प्रदान की गई है। द हिंदू में इसके बारे में आर्टिकल भी आया है जो कल के न्यूज़पेपर में आया था, और जितने भी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर थे उन सब में इसके बारे में बताया गया। अब जो NRA है उसके लिए 1517 करोड़ का बजट तय किया गया है। दूसरा ये है कि NRA का जो गठन किया जाएगा, NRA का गठन सेंट्रल के द्वारा किया जाएगा। अब सेंट्रल जब इसका गठन करेगा तो बेसिकली 3 तरीके के एग्ज़ाम्स को करने की इसको अभी परमिशन दी गई है। पहला एग्ज़ाम जो होगा वो होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम हर समय पता होता है और उसमें भी नॉन टेक्निकल पद के ही अपने पद भरे जाते हैं। तो नॉन टेक्निकल जितने भी होते हैं, गैर तकनीकी जो जितने भी पद होते हैं उनको भरने के लिए SSC का एग्ज़ाम कराया जाता है। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता था उसमें भी इसी तरीके का पेपर होता था, इसी तरीके के आपके आंसर्स देने पड़ते थे। बट आपको क्या होता था कि सेंटर्स को ढूंढना पड़ता था, आपको जाना पड़ता था, अलग अलग सेंटर होते थे, अलग अलग फीस देनी पड़ती थी, उसके बाद जाके आपका रिक्रूटमेंट होता था। अब आपको अगर SSC का एग्ज़ाम देना है तो आप SSC के पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, उसके लिए SSC की पोर्टल को देखेंगे, उसके बाद आप रेलवे की अगर पोस्ट चाहिए आपको तो आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पोस्ट करेंगे। उसके बाद आपको अगर एक और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा भरा जाता है वो है IBPS। अब IBPS का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट के सार्वजनिक बैंक है उनके अंदर जो पद भरे जाते हैं वो IBPS के थ्रू भरे जाते हैं। अब IBPS में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। अब गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य है कि जितने भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो उनका प्रिलिमिनरी बेसिस पे जो एग्ज़ाम करवाएगा वो कौन कराएगा? NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होगी वो ही इसका गठन करेगी, वो ही इसका एग्ज़ाम कराएगी। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा वो ही आपका प्रारंभिक एग्ज़ाम ही आपका NRA के द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इसके अलावा जो भी अगले लेवल्स होंगे, जो सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल है, वो संबंधित एजेंसियों द्वारा ही कराए जाएंगे। जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का आप एग्ज़ाम देते हो, अभी आप प्रारंभिक परीक्षा देते हो, उसके बाद एक फाइनल परीक्षा होती है, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, उसके टोटल मार्क्स देखे जाते हैं। आपका प्रारंभिक परीक्षा के बाद फाइनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम्स के मार्क्स देखे जाते हैं और उसके बाद आपके उनको इंटरव्यू के मार्क्स के साथ ऐड करके आपको बताया जाता है और उसके बेसिस पे आपको अलग अलग बैंक्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिक्रूटमेंट में आप जा सकते हैं। यही प्रोसेस होता है, सेम का सेम प्रोसेस
आपके एनआरए के द्वारा किया जाएगा। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा कि आप एक एग्ज़ाम देंगे, वो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम को देने के बाद अब आपको यदि एसएससी में अप्लाई करना है तो आप एसएससी में अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी की अगर पोस्ट आती है तो आप एसएससी के सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ फर्दर एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम है प्रीलिम वाला एग्ज़ाम है वो आपने ऑलरेडी दे चुके हैं। दूसरा ये है कि जो आपकी मार्क्स हैं वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहेंगी। अब 3 साल तक वैलिड रहेंगी। अब हो सकता है आपने पहली बार दिया, आपके नंबर्स कम आए हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार आपके नंबर्स कम आए तो अगली बार नहीं दे सकते। जी हाँ, आप दे सकते हैं। आपको क्या करना है, आप उसी साल ये एग्ज़ाम जो होगा वो एक साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा और जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आपका रखा जाएगा और उसी को मान्यता मिलेगी। अब उसको आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर आगे दूसरे किसी एक उसमें यूज़ करने के लिए। वो आप उस स्कोर को आप एसएससी के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस स्कोर को आप आरआरबी के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी स्कोर को आप आईबीपीएस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट उस स्कोर अगर वो आपका बेस्ट स्कोर नहीं है तो नेक्स्ट ईयर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप विद इन 6 मंथ जो दूसरा एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अप्लाई करके अपने स्कोर को बेहतर करके उस स्कोर को आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इनिशियल स्टेज पे यह एग्ज़ाम जो होगा वो 12 लैंग्वेजेस में किया जाएगा। यह गवर्नमेंट के द्वारा अभी कहा गया है। अभी ये नहीं बताया गया कि कौन सी वो 12 लैंग्वेज होंगी, कौन सी लैंग्वेज में कराया जाएगा। बेसिकली इंग्लिश और हिंदी तो रहेगी, उसके अलावा जो 10 लैंग्वेजेज हैं वो कौन सी रहेंगी, क्षेत्रीय भाषाएं जिनको यूज़ किया जाना है उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई। अब ये भी कहा गया है कि जो बाद में एक बार जब ये हो जाए तो हमारी जो 22 राजभाषा है उन सब में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का प्रस्ताव है। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि अब आपको जो तैयारी करनी है वो एक एग्ज़ाम की करनी है। अब एग्ज़ाम होगा कब, तो बेसिकली गवर्नमेंट के आधार नियम अभी जो बताए हैं, जो इन्फॉर्मेशन बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि 2021 या 22 में इसका पहला एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। और बेसिकली जब ये कंडक्ट होगा तो इसमें अभी तो सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट हैं, पर जैसे जैसे ये एग्ज़ाम का स्वरूप आएगा, जिस तरीके से एग्ज़ाम का सिलेबस आएगा, इसको किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। वो आने के बाद हमें बताया जाएगा कि क्या दूसरे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम भी इसके द्वारा कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते। क्योंकि अभी सिर्फ हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम प्रीलिम एग्ज़ाम को एनआरए के द्वारा कराया जाएगा, उसके बाद की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। अब इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो कब आएगी, तो इसके बारे में डीओपीटी ने अभी कुछ भी नहीं बताया है, बट वो आपकी इन्फॉर्मेशन शीघ्र ही आपके पास आ जाएगी। अब ये सब क्यों कर रही है गवर्नमेंट आपके लिए, ये सब 3 लेवल के ये सब माथापच्ची क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है ताकि आपको एक ही सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना पड़े, जिसमें आप 3 तरीके के एक विभाग में आप अप्लाई कर सकें और आपका बर्डन भी कम हो, ताकि आप उतना टेंशन में ना रहें जितना कि अभी रहते हैं। अभी होता ये है कि वो एग्ज़ाम जो होते हैं वो साल भर चलते हैं, अलग अलग सेंटर्स में चलते हैं। आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होता है, आपके मल्टीपल दूसरे कॉस्ट होते हैं जो आपको वहन करने पड़ते हैं, उनको कम करने के लिए और मेंटल बर्डन को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन, अभी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जनरली जितने आईबीपीएस के और इनके एग्ज़ाम होते हैं इनमें एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया जाता है वो 12th स्टैंडर्ड होता है, बट एसएससी में 10th स्टैंडर्ड का भी होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी 10th स्टैंडर्ड होता है। तो क्या इसमें भी होगा? जी हाँ, इसमें भी ऐसा किया जाएगा। जो एग्ज़ाम होगा वो 3 लेवल का होगा, एक 10th के बेसिस पे, एक 12th के बेसिस पे और ग्रेजुएट लेवल का। 3 अलग अलग तरह के एग्ज़ाम का लेवल होगा। अब आप जिसमें अपीयर होना चाहते हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं, उसमें आप अपना फॉर्म भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे भी भरेंगे। अब सपोज़ आपने 10th बेसिस पे 10th के बेसिस वाला एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में उस समय आप 10th में ऑलरेडी आप क्लियर कर चुके थे, आप 11th में आ चुके थे और आपने 12th 2 साल में हो गई, तो आप वापस वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप उसमें 12th बेसिस का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी इन्होंने रूल नहीं रखा है अभी तक जिसमें आपको इस एग्ज़ाम में रोका जा सके। इस प्रकार से आपका सीईटी होगा। और दूसरा ये है कि मल्टीपल टाइम्स आप ले सकते हो, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आपका फर्स्ट टाइम अगर ख़राब हो जाए तो दूसरी टाइम आप उससे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उस पेपर से एक्वेंटेड हो जाएंगे तो उसके बाद आप उसको और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो यह जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए हो रहा है ये एक्चुअल में बहुत ही बेनिफिशियल है। अब
कल डीओपीटी का एक और फिगर भी आया। अब डीओपीटी का फिगर ये है कि जो 1,25,000 जॉब्स हैं वो इस साल आने की संभावना है, जिसका शायद ये एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम के थ्रू कर सके नेक्स्ट ईयर। और इसके लिए 2.5 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। अब आप सोचिए कि 2.5 करोड़ लोग 1,25,000 पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं और वो 3 अलग अलग जगह देने जाते हैं तो कितना बर्डन वो वहन करते हैं। तो इतना सारा बर्डन लेने की बजाय एक एग्ज़ाम दीजिए और आप उसमें सफल होइए। अब मेरा यह मानना है कि एक देश के लिए इस तरीके का एग्ज़ाम किया जाना बहुत ही अच्छा कदम। पहले से ही हम मेडिकल के लिए नीट का एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए AICTE का जो एग्ज़ाम होता है वो दे ही रहे हैं। तो यह एक अलग लेवल का, जिसमें नॉन टेक्निकल के लिए भी उतने ही अवसर मिलेंगे, जिससे वो एक एग्ज़ाम के थ्रू मल्टीपल जगह जा सकें और अपनी प्रतिभा का दोहन कर सकें। यह किया जा सकेगा और इस प्रकार का कदम निसंदेह सराहनीय है। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरा चैनल आपको पता है कृष्णा एकेडमी है और इसमें मैं आपके लिए अब डेली मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपको डेली मैं आपके लिए द हिंदू के आर्टिकल्स को लेके आऊँगा और द हिंदू के आर्टिकल्स के बारे में, द हिंदू की न्यूज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। इससे यह होगा कि एक तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और आप सबको पता है कि द हिंदू को बहुत ही रिलायबल पेपर माना जाता है। द हिंदू के पेपर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको UPSC में जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उसको बहुत ही रिलायबल माना जाता है। तो उसके आर्टिकल्स को, उसके एडिटोरियल्स को हम डेली शेयर करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, UPSC से रिलेटेड और भी कुछ आपको अगर किसी चीज़ में संदेह है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ताकि आपको अगर कुछ संदेह हो तो उसका मैं जल्दी से जल्दी निराकरण करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।